हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मैट्रिसेस। आफ्टर डिटरमिनेंट खत्म हुआ तो उसके बाद अभी मैट्रिसेस स्टार्ट होने वाले। तो देखने वाले मैट्रिसेस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बोर्ड एग्जाम में तो लगभग सवाल आएगा ही। इससे मान लो आप एटलीस्ट अगर मैं कम से कम बात करूं तो 7 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा बात करूं तो 8 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में तो मैट्रिसेस का वेटेज होता ही है। ठीक है, उसमें से अभी किस तरीके का सवाल आ सकता है सर? 4 मार्क का क्वेश्चन एक पूछ सकता है, साथ में 3 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो एक 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा जो रिसेंट ट्रेंड है और 1 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से मैट्रिसेस का वेटेज है। पूरा चैप्टर मिला के 13 मार्क्स है और उसमें मैट्रिसेस का 7 to 8 मार्क्स रहता है। तो काफी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना। एनसीईआरटी का वेटेज देखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में मैट्रिसेस का आधा चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी में डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में घुसा दिया है ना। इनवर्स एंड एडजॉइंट वाला टॉपिक जो है, जो मेन टॉपिक है मैट्रिसेस का, वो उधर डाल दिया, जो मतलब ठीक ठाक नहीं है ना। तो और अगर उसका बात करें, मीन्स की बात करें तो एक क्वेश्चन मिनिमम जी मीन्स में 25 में से आज के टाइम में एक क्वेश्चन तो आना तय है। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर आपका किस्मत अच्छा हो और आपका मैट्रिसेस स्ट्रांग हो तो 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। और एडवांस की बात करें तो कुछ बोल नहीं सकते है ना, बट इतना बोल सकते हैं कि मैट्रिसेस से भर भर के सवाल आएगा, क्योंकि जो पिछले 5 साल से मैट्रिसेस का जो वेटेज है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस वो आप पूछ नहीं सकते एडवांस में, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे टाइम में उतना नहीं था, 2-3 सवाल आता था, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही आते थे 2 पेपर में, 2 क्वेश्चन। बट उसके बाद से जो मैं देख रहा हूँ 2015 ऑनवर्ड्स, 15 ऑनवर्ड्स, लास्ट 5 to 6 इयर्स में जिस तरीके से मैट्रिसेस का वेटेज आईआईटी ने इंक्रीज किया है, उसमें कुछ बोल ही नहीं सकता। और लास्ट ईयर तो आप जानते ही हो 19 में क्या हुआ है ना। पूरा पेपर में रुड़की ने मैट्रिसेस ही मैट्रिसेस भर के रख दिया, और सारे एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि लल्लू सवाल देके भर दिए, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। मैट्रिसेस बहुत ही अच्छे लेवल में पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन देखे मैंने मैट्रिसेस के ऊपर 2019 में, जो रुड़की ने पेपर सेट किया उसमें, ठीक है, जिस वजह से वो काफी टफ भी माना जाता पेपर। खैर मैथ्स की बात करें तो डेफिनेटली 2019 मेरे हिसाब से 20 से बिल्कुल टफ था, बट बाकी दुनिया क्या मानते हैं वो मुझे नहीं पता। तो चलिए ये सब तो ऊपर ऊपर का बात हो गया, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी खास करके देखिएगा, इस जगह पे एक चीज है कि आप सभी सब कुछ पढ़िए। इस जगह पे, इस चैप्टर में मेरे लिए बोर्ड्स और जेई पे डिफरेंशिएट करने वाला कोई खास टॉपिक है नहीं। अगर डिफरेंशिएट करने वाला कुछ है तो वो है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। टॉपिक ऐसा जैसे डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये सब मैंने अलग करके दे दिया था, बोर्ड्स वालों को चाहिए ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो मैं आपको सेपरेट करके दूं, एक्सेप्ट कैली-हैमिल्टन थ्योरम, वो अलग है, लास्ट में पढ़ाएंगे। वो जैसे इस बार वो ट्रेस का एक सवाल पूछा था मैट्रिसेस में, वो भी बच्चे, अच्छे बच्चे जिनको पता होता है कैली-हैमिल्टन थ्योरम, वो उस डायरेक्शन में भी सोचे होंगे, है ना। अदरवाइज ये सिंपल ट्रेस का लॉजिक से भी हो जाता है। तो इस बार भी 2 क्वेश्चन आया मैट्रिसेस पे। डिटरमिनेंट में शायद एक क्वेश्चन आया, मैट्रिसेस पे तो 2 क्वेश्चन आया ही था। एक तो एडजॉइंट वाला, इनवर्स एंड एडजॉइंट वाले टॉपिक से आया, और एक ट्रेस का क्वेश्चन आया, सिंपल ही। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्त, हाँ, इस चीज को समझना पड़ेगा कि वेटेज किस तरफ। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बात करें तो बहुत ज्यादा वेटेज आज के टाइम में जो एडवांस दे रहा है इसको, पता नहीं उसका रीजन क्या है। ये भी हो सकता है क्योंकि इंजीनियरिंग मैट्रिसेस के बिना होता ही नहीं है ना। इंजीनियरिंग का उस पूरा नाम में एम तो कहीं पे दिखता नहीं है, बट कोई भी ब्रांच आप चूज कर लो, कोई भी ब्रांच, अगर मैट्रिसेस बिना सॉल्व किए आपको जाना पड़े, कोई भी सेमेस्टर, ऐसा कोई सेमेस्टर नहीं जाएगा जो जहां पे किसी भी ब्रांच पे मैट्रिसेस सॉल्व नहीं करना पड़ता है। और मैट्रिसेस मतलब ये नहीं, मैं लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। मैट्रिसेस का जो हाईएस्ट स्टडी है वो क्या है? लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना। तो लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा, वो तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, इंजीनियरिंग साइंस में खास करके। मैट्रिसेस का मतलब आप मान लो कि अनंत एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो, तो इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और मैं इस चैप्टर में खास करके बोर्ड्स और जेई कुछ डिफरेंशिएट करके नहीं दूंगा, सबको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो वह
लेवल उसका थोड़ा सा अलग हो, मैं क्वेश्चन बोल के दे दूंगा कि देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में शायद बोर्ड्स में शायद ही आ सकता है, बट आने को तो भाई कभी भी आ सकता है, क्योंकि 2019 में देखे होंगे आप जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा था, एंट्रीज वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, वो जेईई का फ्लेवर है, बट बोर्ड्स ने अचानक से पूछ लिया 1 मार्क दे करके, ठीक है, जहां पे कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व हो रहा था। समझ में आ रहा है ना? मेरे को तो लगता है कि इसी सवाल और प्रोबेबिलिटी वाले सवाल की वजह से ही 19 में किसी को 90 से ऊपर बहुत ही कम बच्चों को मिला है, मतलब समझ लो ना, पूरा स्टेट में बहुत ही कम, गिने चुने हाथ में गिन सकते हो 10 से 15 पूरा स्टेट में। समझ में आ रहा है? ऐसा हाल ना हो दोबारा, कभी भी हो सकता है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, जिस वजह से आप मैट्रिसेस के कोई भी लेक्चर स्किप मत करना, सारे लेक्चर्स सबको देखने हैं, ठीक है, ये पहले मैं बता देता हूँ। और इतने सारे थ्योरी है, खास करके इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी ज्यादा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि टफ थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है एकदम, और आपको समझना है, बट इतना सारा थ्योरी मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो मैं ये शीट हाथ में रख के पढ़ाऊंगा, आप बुरा मत मानिएगा, खास करके कोशिश करता हूँ कभी भी ये सब ना रहे हाथ में, बट फिर भी ये हाथ में ही रहेगा मेरा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। और ये मैं आपको ग्रुप में भी दे दूंगा, तो आप वहीं से हेल्प ले सकते हैं वीडियो देखते वक्त। क्लियर है? मैं और लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखने चला गया तो काफी कुछ लिखना पड़ेगा जनाब, ठीक है ना। तो जो चीज जरूरत है जहाँ पे बाद वाले, बट इनिशियल लेक्चर में कभी भी मैं लिखता नहीं हूँ, सिंपल सिंपल चीजों को समझाने के लिए, बाद में लेक्चर 2 या फिर 3 से अपन लिखना शुरू करेंगे, बट अभी लिखने का कोई जरूरत मेरे को लगता नहीं, क्योंकि सिंपल डेफिनेशंस बताने आपको, वो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैट्रिसेस। तो सबको सारे लेक्चर देखने, याद रखना है ये बात, ठीक है, और नोट्स प्रॉपर्ली अच्छे से बना लीजिएगा। एकदम सिंपल चैप्टर है, डरने वाला कुछ नहीं है, बट नंबर ऑफ मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो वेरी हो सकता है, वो तो हर किसी भी चैप्टर में उठा लो आप, टफ क्वेश्चंस तो एग्जिस्ट करते ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस बेसिकली एरे ऑफ mn नंबर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये एरे क्या है ना, अगर मैं m रोज और n कॉलम्स लेकर के कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो उसको अपन एरे ऑफ नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है कि एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स, m क्रॉस n, m क्या है? m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज, m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का चक्कर है दोस्त, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कितने रोज होंगे? m रोज होंगे। तो m रोज अगर होता है तो स्टार्ट कहां से होगा? a1, ठीक है ना, a1, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो a1 कॉलम 1, a1 कॉलम 2, फर्स्ट रो कॉलम 2, फर्स्ट रो कॉलम 3, ऐसे चलते चलते कितने कॉलम आएंगे? n कॉलम आएंगे, तो फर्स्ट रो n कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे 8 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, चलते चलते सेकंड रो nth कॉलम। ऐसे ही चीजें चलता जाएगा चलते चलते जो लास्ट वाला चीज आएगा वो यहाँ पे डेफिनेटली कहां से शुरू होगा? नंबर ऑफ रोज कहां पे खत्म हो रहा है? m पे खत्म हो रहा है, तो डेफिनेटली ये mth रो 1th कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, ऐसे चलते चलते mth रो nth कॉलम, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो डेफिनेटली कितना होगा? इसके ऊपर भी सवाल पूछे आपके बोर्ड में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। पीएनसी आपको थोड़ा बहुत यूज करना होगा, पढ़ाया जाएगा आपको सारी चीज, चिंता मत कीजिए उसका। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं इधर बात करूं तो ये कितना होगा? अब बोलो जरा, कितना होगा? m रोज और n कॉलम्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, है ना, m एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे m एलिमेंट्स होगा, तो ये टोटल एलिमेंट्स कितना है? m प्लस n अप टू n टाइम्स। और अगर मैं ऐसे ऐसे ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर मैं ऐसे ऐसे चीजों को ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस n, क्योंकि फर्स्ट रो पे n एलिमेंट, सेकंड रो पे n एलिमेंट्स, ऐसे कितना रो है? m रो है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? mn आएगा। मतलब इस पूरे m by n मैट्रिक्स के अंदर कितने एंट्रीज है? ये जो एक एक एलिमेंट्स अपन डाल के रखे ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने एंट्रीज है? mn डिफरेंट एंट्रीज है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंटेशन आप पता है अच्छे से कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। aij, i स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रो, दैट इज अगर मैं थर्ड रो
फोर्थ कॉलम की बात करूं तो ये आ जाएगा A3 4, ठीक है ना। J स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? इतना सा बेसिक चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिसेस का जरूरी नहीं है कि m और n सेम होगा। डिटर्मिनेंट में जरूरी था कि m और n सेम हो, दैट इज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, जरूरी था। तो वो भी एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स का ही पार्ट है। डिटर्मिनेंट जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स का ही पार्ट है, जो कि आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गया तो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा वो, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। अभी देखेंगे हम धीरे धीरे, अब चिंता मत करो। तो ये है एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, है ना। क्यों आता है, क्या आता है ना, क्यों पढ़ रहे इस चीज को वापस जाकर के हम अंत में समझेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, बहुत सारे मैं छोटे छोटे एक एक चीज आपको सिखाता जाऊंगा। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब कुछ धीरे धीरे सीखने के बाद, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इनवर्स, सब कुछ सीखने के बाद एकदम जब अंत में पहुंच जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये पढ़ाया गया आपको। समझ में मेरी बात? तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों आप इस चीज को पढ़े हो। जैसे डिटर्मिनेंट का एंड लेक्चर्स में, दैट इज लेक्चर 4-5 में हमको समझ आ रहा था कि क्यों डिटर्मिनेंट आप पढ़े हो, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स को भी अंत में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये हो गया एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, m/n मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, जहां पे m रोज है और n कॉलम्स है। पहला वाला हो जाएगा नंबर ऑफ रोज का रिप्रेजेंटेशन और दूसरा वाला n हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं कभी भी बोल देता हूं कि ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, आप समझ जाओगे कि उस मैट्रिक्स में 3 रो होगा और एग्जैक्टली 2 कॉलम होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए, बेसिक रिप्रेजेंटेशन तो आप समझ ही गए होंगे मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अभी अपन डेफिनेशन इसका रीड करते हैं। A rectangular array of mn numbers which may be real or complex. Entries जो है वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। In the form of m horizontal lines and n vertical lines. Horizontal lines को बोलेंगे रोज और वर्टिकल लाइंस को बोलेंगे कॉलम, ठीक है। Is called a matrix of order m/n. Is called a matrix of order m/n. अगर m रोज है तो m/n होगा, अगर m कॉलम और n रोज है तो n/m होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज n हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम m हो जाता है, तो n/m होगा। क्लियर है क्या? समझ रहे होंगे? क्लियर है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि m और n में से कौन सा बड़ा है, क्या है, ये सब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो आप भी दिमाग लगा के मत सोचो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपैक्ट फॉर्म में मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता हूं, है ना। कैपिटल ए, अगर मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी आप जान के रखो। और कंपैक्ट फॉर्म में मैं इस तरीके से इसको डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। इस पूरा मैट्रिक्स को, ये भी कैपिटल ए ही है, m/n क्रॉस मैट्रिक्स है, इसी को कंपैक्ट फॉर्म में मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है क्या? समझो मेरी बात, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये है नंबर ऑफ रोज, m रोज n कॉलम्स, ठीक है। बस यहाँ पे तो और कुछ बोलने का नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे आया मैंने आपको दिखा भी दिया। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे और कुछ बोलने का है नहीं, बस बेसिक इंट्रोडक्शन इतना सही है। आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स हैं जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। और उन सारे मैट्रिक्स को, एक एक मैट्रिक्स को आपको डिटेल में स्टडी भी करना होगा और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन बाद में आएगा आपके पास। क्लियर है क्या? समझ लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगला हेडिंग देखोगे शीट में है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला रो मैट्रिक्स। क्या आता है सबसे पहला? सबसे पहला आएगा आपका रो मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब कुछ नहीं, रो मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो कितना रहेगा, नंबर ऑफ रो 1 होगा। कॉलम का कोई गारंटी नहीं है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, बट रो मैट्रिक्स अगर मैंने बोल दिया तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से ही होगा, ठीक है। कि A11, A12, A13, कॉलम का मुझे नहीं पता, कॉलम n कॉलम मान लेते, कुछ भी हो सकता है, बट रो मैट्रिक्स बोल दिया अगर क्वेश्चन में तो आपको ये समझना जरूरी है कि रो मैट्रिक्स मतलब
एक ही रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के नीचे जो लिखते हैं ना m क्रॉस m, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्रॉस n हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n कॉलम्स है। समझ रहे हो, क्लियर। अगला आ जाएगा आपका नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अभी कॉलम मैट्रिक्स का अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ कॉलम में क्या बोलूंगा, 1 बोलूंगा। मतलब नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो एक ही होगा, दैट इज A11, A21, A31, कुछ भी हो जाए A and 1, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या आ जाएगा, n by 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ऑर्डर जो है वो n by 1 हो जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ रोज है और 1 कॉलम है, ठीक है ना। तो रो मैट्रिक्स का स्पेसिफिकेशन यही है कि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 होना चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, और कुछ नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स, या फिर उसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स आता है, ठीक है। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को बोला जाता है जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ऑर्डर क्या होगा, उसमें कोई बातचीत नहीं चलेगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, m और n कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कंडीशन यह है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज आएंगे सब के सब जीरो होना पड़ेगा, तभी इसको मैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोल सकता हूं। क्लियर है, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल O की तरह। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है क्या। तो जहां पे भी आपको ऐसा अगर दिख जाता है A के साथ एक मैट्रिक्स एडिशन दिया मैंने O, तो आप समझ जाना ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। क्लियर है, ये हो गया जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। अगला आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या है, क्या आता है अगला, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि सर ये तो कुछ रो मैट्रिक्स टाइप का ही होगा क्या, हाँ रो मैट्रिक्स टाइप का ही होगा, बट कंडीशन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो ये रो मैट्रिक्स होगा ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लें यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 4 5 10 तक, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 11 तक होगा, ऐसे ही अगर मैं बनाता हूं कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तभी तो इसको हॉरिजॉन्टल दिखेगा ना। ऑब्वियसली अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो अगला ही आएगा आपके पास वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होना पड़ेगा, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, वर्टिकल टाइप का दिखेगा। मान लो 4 5 रो है आपके पास और एलिमेंट सिर्फ 2 ही है, तो और श्रिंक हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये वर्टिकल टाइप का दिखेगा, तभी इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बस ये चीज आप याद रखना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, और वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना। तो ये फीलिंग आता ही है अपना डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, ठीक है। यहीं से अगर कंफ्यूजन भी लग जाता है तो आपको याद आ जाएगा, बस ये पैटर्न याद रख देना, ठीक है, कि ये पैटर्न मतलब हॉरिजॉन्टल, ये पैटर्न मतलब वर्टिकल। समझ रहे हो ना, मतलब वर्टिकल में लेंथ ज्यादा चाहिए और इधर हॉरिजॉन्टल में लेंथ ज्यादा चाहिए। समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल में लेंथ ज्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होगा, तभी तो लेंथ ज्यादा होगा ना। और इधर अगर वर्टिकल में लेंथ ज्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ रो को इंक्रीज कर दोगे, दैट इज नंबर ऑफ रो मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है क्या, समझ रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्थोग्राम मैट्रिक्स, और वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज ये दोनों इनइक्वालिटी अगर हो गया तब तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाएगा, बट जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाता है, तब वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। इधर भी अगर n तक गए आप तो इधर भी आपको डेफिनेटली कहां तक आना पड़ेगा, n तक ही आना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेगा, तो इसको मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n बोलेंगे, या फिर सिर्फ ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बोल सकते हैं,
ठीक है, अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बोल दिया तो अब समझ जाना कि वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। अदरवाइज तो बोल के देता ना कि नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से दो चीजों को आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में आपको सेम दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, वो जो है क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको बहुत सारे टाइप के बातचीत मिल जाएगा, बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स मिल जाएगा, वो सारे के सारे मैं एक साथ डिस्कस करता हूं। और वही मेरा आदत है हमेशा की चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करके आसान से आसान भाषा में समझा दिया जाए विद प्रॉपर डायग्राम्स। ठीक है, अभी उसके लिए स्मार्ट बोर्ड का जरूरत नहीं है, मेरा व्हाइट बोर्ड ही सफिशिएंट है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड में गणित पढ़ाया नहीं जाता है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बट 3D वगैरह के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा स्मार्ट बोर्ड, बट बाकी पूरा एंटायर मैथमेटिक्स स्मार्ट बोर्ड से स्मार्ट नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स वही रहेगा जो वो पहले था। समझ रहे हो बात? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन क्लासिफाई करेंगे अपन दो तरीके से। स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। एक है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं लिख के आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास दो तरीके का मैट्रिक्स आ जाएगा। एक हो जाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा हो जाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देख लो मेरे साथ साथ। 1 3 -2 0 2 4 और यहाँ पे 0 0 5। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं। 1 2 4 0 -3 3 और 0 0 3। मतलब ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे 0 आ जाएगा, दैट इज aij इक्वल टू 0 if I is greater than j, और यहाँ पे aij इक्वल टू 0 if I is less than j। इस टाइप की चीजें चलेगा, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट इज aij इक्वल टू 0 हो जाएगा if I नॉट इक्वल टू j होगा। और इसके अंदर में भी अपन दो तरीके का मैट्रिक्स का बात करते हैं, एक हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स और एक हो जाता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, यही है उनका स्पेसिफिकेशन। क्लियर है क्या, समझ लो। और इसका एक रिप्रेजेंटेशन भी है और वो है कैपिटल आई। कैपिटल आई से इस तरीके का मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन, अभी ये सबको मैं अलग अलग पॉइंट दे करके पढ़ा सकता था जो कि यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। ये डायग्राम से जितना अच्छे से याद रहेगा उतना अलग अलग पॉइंट देके पढ़ाऊंगा तो याद नहीं रहेगा। ये डायग्राम समय भी बचाएगा और चीजें याद भी रहेगा ज्यादा दिन तक, और क्लिक भी जल्दी करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो अगर मैं कंटिन्यू करते जाता नंबर 6 के बाद नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, तो ये सब बेकार का चीज है, कोई फायदा है नहीं। इससे अच्छा एक ही साथ सारे चीज को पढ़ लो, सारे प्रॉपर्टीज एक ही जगह पे बता दी। क्लियर है क्या? ये सब के सब मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब के सब जो है ये क्या है, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। मतलब इन सब में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल होगा ही होगा। अभी आते चलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0, इतना सा याद रखो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ट्रायंगुलर एलिमेंट 0। अभी इसमें भी दो प्रकार के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हो जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उस चीज को अपन समझते हैं ध्यान से। क्लियर है? तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात करें तो आप किस तरीके से समझ सकते हो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर ट्रायंगल 0। समझो,
अपर मतलब लोअर, अपर के साथ लोअर कर दो, है ना, उल्टा जो लिखा हुआ रहेगा उसका उल्टा आएगा यहाँ पे। अपर मतलब डायगोनल तो ये है, डायगोनल तो ये है, इसके अपर ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसके लोअर ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। तो लोअर ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि अपर ट्रायंगल जो होगा उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि अपर ट्रायंगल जो होगा उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? क्लियर है? तो ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो जरा कि aij is equal to 0 if I is greater than say। बिल्कुल सही, क्योंकि ये सारे पोजीशन का नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा है ना। देख ये पोजीशन कौन सा है, A21 है, ये पोजीशन A31, ये पोजीशन A32। देख सब जगह पे I is greater than J, I is greater than J, I is greater than J। तो I is greater than J वाला 3 पोजीशन है, ये तो 3x3 मैट्रिक्स है ना। I is greater than J वाला 3 पोजीशन है। इन तीनों पोजीशन में आप देखोगे कि I is less than J, और इन 3 डायगोनल पोजीशन में देखोगे कि I और J इक्वल है। ठीक है, तो aij equal to 0, I greater than J, this is the exact definition for upper triangular matrix। क्यों? क्योंकि अगर यहीं से समझ आ जाता है कि कौन सा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है, यहीं से क्लियरली समझ आ जाता है। अगर मैं एक n by n मैट्रिक्स ले लेता हूं, है ना, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हो या तो आप थर्ड ब्रैकेट से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, वो आपका मर्जी है ना। तो A11, A12, A13 डॉट A1n, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे A22 आएगा, यहाँ पे A33 आएगा, ऐसे चलते चलते यहाँ पे ANN आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर n by n मैंने बोला है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है मैंने, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये जो चीज बनेगा भाई, इससे पहले वाला क्या आ जाएगा an-1, और इधर आ जाएगा आपका रो हो जाएगा n-1 और कॉलम हो जाएगा n, ये हो जाएगा ना इसका ऑर्डर, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस वाले ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, इस वाले ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, ये नीचे है डायगोनल, बॉडी डायगोनल के नीचे है, नीचे है तो ये लोअर होना चाहिए, बट नहीं, अपन इसको क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं। जिसने नाम दिया वो क्या सोच के दिया हमको समझ नहीं आया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, अपर तो है, ये ऊपर तो है, बट इसको अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। बट कब बोलेंगे ये समझ में आना चाहिए, तभी बोलेंगे जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस पूरे वाले को तभी बोलेंगे जब ये सारे एलिमेंट्स जो है ये सबके सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या? और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एग्जैक्टली जो ऊपर वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो बस वही चीज आपको समझना है, और कोई खास यहाँ पे किसी चीज का कोई जरूरत है नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो ये अगर समझ आ गया तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बहुत तरीके का क्वेश्चन बना सकता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं, अभी अपन करेंगे। बट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है वो आप पहले समझो। बॉडी डायगोनल है ना, जो बॉडी डायगोनल है उसका नीचे जो ट्रायंगल है वो पूरा ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बॉडी डायगोनल के ऊपर वाला ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं, दैट इज aij विल बी 0 व्हेन I इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन क्या है, देखो A12, ये पोजीशन है A13 और ये पोजीशन है A23, ये तीनों पोजीशन में I इज लेस देन J क्लियरली दिख रहा है। अगर ये जीरो हो जाता है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना मेरी बात? पक्का? दैट्स इट, यही है, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया तो और किसी चीज का जरूरत नहीं है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, वो अपन देखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अभी आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या कि बॉडी डायगोनल छोड़ के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचता है, ठीक है, ऊपर जितना होगा नीचे भी उतना ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। इस बॉडी डायगोनल के ऊपर वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नीचे वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, या तो नीचे वाला ट्रायंगल या तो ऊपर वाला ट्रायंगल जीरो था।
अभी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि दोनों के दोनों ट्राइंगल के सारे एलिमेंट जीरो होगा, मतलब सिर्फ बॉडी डायगोनल में जो एलिमेंट है वही बचेगा और इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है सब के सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या? सब के सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बॉडी डायगोनल्स के एलिमेंट जो है वही बचेगा और बाकी सब के सब जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कितना अच्छे से कि ए आई जे क्या है, जीरो है, जहां पे आई और जे इक्वल नहीं है। तो आप जानते हो कि लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल ये हर जगह पे ए आई जे में आई और जे इक्वल नहीं होता है, तो जहां पे इक्वल नहीं है उस जगह पे एंट्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बॉडी डायगोनल में तो सारे के सारे 1 1 2 2 3 3 इक्वल है ना, तो यहाँ पे नॉन जीरो होगा। ठीक है, जहां पे आई और जे इक्वल है उस जगह पे नॉन जीरो होगा। ठीक है, और जहां पे आई और जे नॉट इक्वल है, अनइक्वल है, उस जगह पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेसिफिकेशन। अच्छे से याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज जो बता रहा हूं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर में घूम फिर के आपको वापस यही नाम जो है वो सुनने को मिलेगा। क्लियर है क्या? तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स का बात करूं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। मतलब क्या, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। बट उसका स्पेसिफिकेशन क्या है? अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होगा ही होगा, बट डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे सेम होना पड़ेगा। दैट इज, अगर डायगोनल एलिमेंट्स का बात करें अपन तो वो सारे के सारे जीरो होना पड़ेगा। जैसे मैंने 3x3 का एग्जांपल लिख दिया, डायगोनल एलिमेंट सबके सब मस्ट बी सेम। अगर ये सबके सब सेम नहीं होता है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेगा, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि यही सारे डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सबके सब क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिखा हुआ है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑब्वियसली जीरो ही होगा। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो तो जीरो ही होगा। ठीक है, अगर मैं बेसिकली बात करूं ना कि ये क्लासिफिकेशन भी रॉन्ग है ना, इसके अंदर ये आना चाहिए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसका अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है तो इक्वल तो है ना, तो ये तो स्केलर मैट्रिक्स ही बन गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्लासिफिकेशन अगर देखोगे तो डायगोनल के अंदर स्केलर आना चाहिए, स्केलर के अंदर जो है वो क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसे एलिमेंट्स की बात करें जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया तब तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन चुका है। अभी डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाता तब तो ये स्केलर बन जाता, और सब अगर 1 बन जाता तब तो ये यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन जाता। बट एज ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं है तो ना इसको हम स्केलर बोल सकते, ना इसको आइडेंटिटी बोल सकते, इसको सिर्फ हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे। क्लियर है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? कंफर्म है ना? बट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मत बोल देना इसको, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम सुनते ही समझ आता है कि दोनों ट्रायंगल में से किसी भी एक ट्रायंगल का सारे एलिमेंट जीरो है, दोनों के दोनों कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है, एग्जैक्टली जीरो है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ रहे हो ना? तो चलिए अभी हम आगे बात करते हैं और अगले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने ये चीज देख ली है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं ना। उसमें से हमने सबसे पहला टाइप देखे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, ऑब्वियसली रोज और कॉलम का नंबर तो इक्वल होगा ही, तो n/n ही होगा ऑर्डर। तो कोई भी n/n अगर ऑर्डर है तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, n ही होंगे। ठीक है ना, इधर भी n इधर भी n, तो n ही होगा डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के जस्ट अबव वाला ट्रायंगल अगर पूरा पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाता है, कंप्लीटली जीरो मतलब अबव ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब अगर जीरो हो जाता है तब उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिर्फ अबव ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल नहीं, सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूं। और या तो बॉडी डायगोनल के पूरा पूरा नीचे वाला ट्रायंगल दैट इज लोअर ट्रायंगल अगर कंप्लीटली जीरो हो जाता है, सिर्फ लोअर ट्रायंगल है ना, सिर्फ लोअर ट्रायंगल अगर कंप्लीटली जीरो हो जाता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? समझ रहे हो?
ठीक है ना। अभी इसका मतलब सिर्फ का मतलब अच्छे से ध्यान से समझना। अगर मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और ये लोअर ट्राइंगल जो है ये कंप्लीटली जीरो हो गया, अभी ये भी अगर जीरो हो गया कंप्लीटली, तब तो ये स्केलर वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स होना ही पड़ेगा। अगर दोनों ट्राइंगल जीरो हो गया तब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा ना। तो दोनों ट्राइंगल जीरो नहीं हो सकता, एक ट्राइंगल में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट होना पड़ेगा, तब जाके ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसको बोल देंगे हम अपर ट्राइंगल 0 है तो इसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 हो या फिर यहाँ पे 2, यहाँ मतलब एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि a i j इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, तब ये लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और a i j इक्वल टू 0 अगर i लेस देन j होता है तब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है क्या। और दोनों ट्रायंगल अगर 0 हो जाता है तब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। साथों साथ अगर दोनों ट्रायंगल 0 होने के साथ साथ अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाता है तब ये डायगोनल मैट्रिक्स का ये टाइप दैट इज स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर सातों सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ 1 1 1 बन जाता है तब ये स्केलर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट दैट इज यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ऑफ ऑर्डर n by n। क्लियर है क्या। समझ लो सबके ऑर्डर फिक्स ही होगा, n by n ही होगा क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है क्या। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है क्या। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, फिर स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब के बारे में आपका इंट्रोडक्शन था। ये है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जितना टाइप्स था सब कुछ मैंने आपके साथ बातचीत कर लिया। अभी आता है हमारे पास अगला पार्ट और जो है आपका वो वाला पार्ट, यानी कि यार जो आपका शीट में नोट दिया हुआ है उसके बाद, दैट इज सबसे पहला नोट का अगर मैं बात करूं तो उसमें ये लिखा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कितना हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n पे। ऑर्डर n मतलब क्या, n by n पे, है ना। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो ये सारे एलिमेंट्स तो कभी भी जीरो हो नहीं सकते, ये सब के सब तो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। और या तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल पूरा वैनिश हो जाएगा या तो नीचे वाले ट्रायंगल कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें पूछा है तो डेफिनेटली मैं क्या सोचूंगा कि अगर मैं अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं तो इसमें मैं कंप्लीटली जीरो डालूंगा, ठीक है, इधर मैं जीरो डालूंगा, इधर मैं कोई भी एलिमेंट को जीरो होने नहीं दूंगा क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछा है ना। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो यहां पे मैं किसी को भी जीरो नहीं होने दूंगा। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ इसको मैं बोलूंगा कि आप जीरो हो जाओ, या तो मैं इधर सबको नॉन जीरो रखूंगा और इधर सबको जीरो कर दूंगा, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आएगा ना। जैसे 1 2 3 यहाँ पे 0 0 0 है ना। अभी अगर मैं यहाँ पे -1 -2 -3 देता हूँ तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे एक जीरो डाल देता हूँ तब भी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है बट नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गया। अगर यहाँ पे एक और डाल देता हूँ तो नंबर ऑफ जीरोस 5 हो गया। तो मैक्सिमम पे तो आप बातचीत नहीं कर सकते हो बट मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पे बातचीत कर सकते हो। और वो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होने के लिए इन सबको हमेशा आप नॉन जीरो एलिमेंट्स पुट करना होगा कोई भी एक ट्रायंगल पे, और एक ट्रायंगल पे कंप्लीटली जीरो। तो कैलकुलेट करो कि कितना हो सकता है। अगर ये nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो लास्ट वाले रो पे कितना हो सकता है। इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएगा तो n-1 होगा क्योंकि यहाँ पे n एलिमेंट्स है ना, तो एक को छोड़ दिया तो n-1 जीरो हो सकता है, ठीक है। फिर उससे पहले वाले पे क्या हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा, n-2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाले पे एक और कम हो जाएगा, n-3 हो जाएगा। ऐसे चलते लास्ट सेकंड रो जो होगा, सेकंड रो, क्योंकि फर्स्ट रो का पहला तो डायगोनली आ जाएगा, उधर तो ट्रायंगुलर बनेगा नहीं। ट्रायंगल शुरू होगा सेकंड रो से, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये चलते कहां तक आ गया, 1 तक आ गया।
मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और इसी को अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, n into n minus 1 divided by 2। समझ रहे हो, क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर वही चीज अगर मैं आपको पूछता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना? यहां पे मिनिमम भी बोल सकते हैं या फिर मैक्सिमम भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस भी बोल सकते हो, ठीक है ना? सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो बॉडी डायगोनल छोड़ के सबको नॉन जीरो होना पड़ेगा ना, और मिनिमम मैक्सिमम का बात भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। अगर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो गया तब तो लफड़ा हो जाएगा ना दोस्त, समझ रहे हो? अगर एक भी अगर जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, मिनिमम का बात आएगा, यहां पे भी आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स पे आएगा, बट स्केलर मैट्रिक्स पे नहीं आ सकता। मिनिमम आएगा क्योंकि इसको भी तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूं ना। जैसे मान लो ये 3 डाल दिया, ये 0 डाल दिया, ये 2 डाल दिया, ये 0 0 और ये 0 0, ये भी तो डायगोनल एलिमेंट्स बन सकता है ना। डायगोनल एलिमेंट्स का कंडीशन है कि सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ ऐसा कुछ नहीं बोला है, डायगोनल में भी किसी को अपन 0 डाल सकते हैं। सही है क्या? क्लियर है? तो मिनिमम का बात यहां पे भी आएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगल 0 अपर ट्रायंगल 0 हो जाएगा, ठीक है ना? लोअर ट्रायंगल 0 अपर ट्रायंगल 0 मतलब क्या, इधर काउंट करके जितना आया था उसका ही डबल कर दो। अगर ऑर्डर आपको n दिया हुआ है तो इस इधर जितना आया था उसका ही डबल कर दो, दैट इज कितना आ जाएगा, n into n minus 1 आ जाएगा। इसको डबल कर देंगे तो यही तो आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आप मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो काउंट कर सकते हो। क्लियर है क्या? बट अगर मुझे स्केलर मैट्रिक्स बोल देता है ना, अगर स्केलर मैट्रिक्स बोल देता है तब मिनिमम मैक्सिमम का बात हटा देना पड़ेगा। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी होना पड़ता है। अभी यहाँ पे तो इक्वल है नहीं। अभी आप बोलोगे सर क्यों नहीं आएगा बात मिनिमम मैक्सिमम का, अगर मैं यहाँ पे 0 0 डाल देता हूँ तो मिनिमम तो 6 आ रहा है, मैक्सिमम 9 आ रहा है। पर ध्यान दो, अगर सबको 0 कर दोगे तब तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स रहेगा ही नहीं। जबकि नल मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स, समझ लो ना? तो वही चीज आएगा, मतलब आंसर तो वही आएगा n into n minus 1, बट मिनिमम मैक्सिमम आप हटा सकते हो इस जगह से। क्लियर है? समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से चीजों को आप क्लियर करो अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे जाकर के। तो इस तरीके से सवाल में पूछ सकते हैं आराम से, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब चीजें आपको पूछा जा सकता है बहुत अच्छे से। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजों को आप अच्छे से क्लियर कर लिया करो, ठीक है? आगे बात करते चलो अपन, आगे क्या बात करेंगे? अच्छा, डिटर्मिनेंट जो है ना, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है, ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है, किसका पॉसिबल नहीं होता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ, आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है। डिटर्मिनेंट किसी दूसरे मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है। क्लियर है क्या? समझ आता है इतना सा बात? अगर डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से क्या बोल पाएंगे? अगर डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है तो अपन लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कोई भी मैट्रिक्स मान लो, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का तो आप मतलब समझ रहे हो। अगर मैं एक मैट्रिक्स आपको ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा डेफिनेटली सिर्फ इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, मतलब कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तब उसका आप डिटर्मिनेंट पे बातचीत नहीं कर सकते। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ आता है कि सर यहां से हमें समझ आता है कि अगर हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स दिया हुआ होता, अगर हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स दिया हुआ रहता जहां पे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होता और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाता? 0 हो जाता, ठीक है? तो डेफिनेटली उस स्केलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट हो जाता ना, वो हो जाता k टू द पावर n।
समझ रहे हो ना? ये प्रॉपर्टी जो मैंने डिटरमिनेंट में भी आपको पढ़ाया था, अगर बॉडी डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे कंप्लीटली जीरो है तो आंसर हो जाएगा k टू द पावर n। समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ही हो जाएगा उस डिटरमिनेंट का आंसर। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे k क्यूब आ जाएगा। अगर डिटरमिनेंट अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने n बाई n कर दिया तो आंसर k टू द पावर n आ जाएगा। और इसी लॉजिक से मैं ये बोल सकता हूँ कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो 1 1 1 रहेगा ना। यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स में 1 टू द पावर n तो 1 ही होगा, चाहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, है ना? ऑर्डर 2 का हो, 3 का हो या फिर n का हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये चीज आपको समझना जरूरी है। क्लियर है क्या? समझ रहे हो? तो ये सब बेसिक चीजों में हमने बहुत कुछ बातचीत कर ली है, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं किस चीज के ऊपर? मैट्रिक्स ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर अपन बातचीत करना शुरू करते हैं एंड देन वापस अपन इस चीज के ऊपर आएंगे। क्लियर है? समझ लो? तो चलिए मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर अपन बातचीत करना शुरू करते हैं, ठीक है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, क्लियर है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं क्या है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है भाई? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या है देख लेते पहले। सबसे पहला ये आएगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि कब दो मैट्रिक्स जो है आपके पास वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है? पहली बात तो है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। अगर इधर m by n है तो इधर भी एग्जैक्टली m by n ही होना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज सेम नहीं हो सकता। और साथों साथ कि कोरिस्पोंडिंग पोजीशन के एलिमेंट्स जो है वो भी क्या होना पड़ेगा? एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा, ठीक है ना? कोरिस्पोंडिंग पोजीशन वो भी एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर है? दो ही कंडीशन है दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है, दो डिटरमिनेंट इक्वल कब हो सकता है? जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए। बट दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा। डिटरमिनेंट इक्वल होने का ये मतलब नहीं है कि कोरिस्पोंडिंग पोजीशन के एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा दिमाग मत लगाइएगा खुद से थ्योरी बना करके, ठीक है ना? दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तभी दोनों डिटरमिनेंट को अपन इक्वल बोलते हैं। ये डिटरमिनेंट का कांसेप्ट था, समझ रहे हो ना? डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0 0 1 और यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे -1 0 0, ऐसे दोनों अनइक्वल होने से भी अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, तब दोनों को इक्वल बोल देते थे अपन। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो भी कौन सा मैट्रिक्स? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर सकता है। बट मैट्रिक्स का कोई वैल्यू बोल के तो कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है? तो दो मैट्रिक्स को इक्वल अपन तभी बोल पाएंगे, सबसे पहला कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन की ईच कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो सेम होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं दो मैट्रिक्स लिख देता हूं यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2, और दूसरा है X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, ठीक है? पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अभी भी कंप्लीटली बोल नहीं पाएंगे इक्वल होगा, कि अगर ये दोनों इक्वल होता है तो A1 X1 इक्वल होना पड़ेगा, B1 Y1 इक्वल होना पड़ेगा, C1 Z1 इक्वल होना पड़ेगा, A2 X2 इक्वल होना पड़ेगा, B2 Y2 इक्वल होना पड़ेगा, C2 Z2 इक्वल होना पड़ेगा। ये है आपका सेकंड कंडीशन। समझ में आ रहा है ना कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर भी सेम होना पड़ेगा, और कोरिस्पोंडिंग पोजीशन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है एंट्रीज वो एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एडिशन का भी रूल क्या है? लगभग सेम ही है कि इन दोनों मैट्रिक्स को अपन ऐड कब कर सकते हैं? ऐड भी तभी कर सकते हैं, या फिर सबट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो ऐड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। आप खुद सोच के देखो ना, अगर यहाँ पे कोई सेकंड रो होता ही नहीं तो A2 को किसके साथ ऐड करते, B2 को किसके साथ ऐड करते, C2 को किसके साथ ऐड करते? कोई मिलता ही नहीं आपको। समझ में आ रहा है ना?
इसीलिए बोल रहा हूं कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, क्या बोला, सिर्फ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम कमेंट कर देंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 प्लस x1, b1 प्लस y1, c1 प्लस z1। यहाँ पे क्या आएगा, a2 प्लस x2, b2 प्लस y2 और c2 प्लस z2। ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्शन आता बीच में तो इन सब जगह पे भी क्या आ जाता, सब्ट्रैक्शन ही आ जाता, बिकॉज़ सब्ट्रैक्शन इज ए फॉर्म ऑफ एडिशन। क्लियर है क्या, सब्ट्रैक्शन भी अपन उसी तरीके से करेंगे जैसे एडिशन करते हैं। सबसे पहला कंडीशन, दोनों ही केस में इक्वालिटी हो या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, कि ऑर्डर सेम होना पड़ेगा दोनों मैट्रिक्स का और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होना पड़ेगा इधर, और इधर अपन कोरिस्पोंडिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना। और डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स का कब, कौन सा मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है जहां पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होगा। ये सारी चीजें बेसिक बातचीत है, ये सब आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है क्या, क्लियर है। चलो एक और चीज बता दें, अभी प्रॉपर्टीज वगैरह बातचीत करेंगे यहाँ पे आपके साथ बहुत कुछ हम, ठीक है। प्रॉपर्टीज वगैरह पे बातचीत करना शुरू करते, चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। लगभग 5 लेक्चर तो लगेगा मैट्रिसेस को भी कंप्लीट करने में पूरा, और पांचों के पांचों लेक्चर्स सबको देखना है, ऐसा नहीं कि इनको देखना है इनको नहीं देखना है, ऐसा कोई बातचीत है ही नहीं, ठीक है। अब अभी आपको समझाते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। कोई भी एक कांस्टेंट टर्म स्केलर से अगर पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। याद करो, अगर मैं k से अगर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट के वक्त आप क्या करते थे, या तो एक कॉलम या तो एक रो को मल्टीप्लाई करते थे, समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर किसी स्केलर से आप एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरा मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो। पूरा स्केलर के पूरा मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने 3/3 लिया, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है ना। अगर मैं ऐसा कोई मैट्रिक्स लेता हूँ तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 2 2 3 4 5, ठीक है। तभी आप 6 into a लिख सकते हो, तभी क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 6 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा, इधर 12 आएगा, 18 आएगा, 30 आएगा, ऐसे हो जाएगा 6 से, समझ रहे हो ना। तो आप ये चीज याद रखना कि ये बच्चों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, गलती भी करते हैं कि डिटरमिनेंट, अगर ये एक डिटरमिनेंट होता, अगर ये एक डिटरमिनेंट होता A5, A6, A7, A8, A9, ये अगर एक डिटरमिनेंट होता तब मैं K जब लिखता तो मेरे को एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर कॉलम या फिर किसी पर्टिकुलर रो में ही मैं मल्टीप्लाई कर पाता, पूरा डिटरमिनेंट में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, ये चीज को आप समझो। बट मैट्रिक्स में स्केलर से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाएगा, उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी जगह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा प्रॉपर्टी हमारे पास निकल करके आता है, और वो ये है कि k इंटू ए का डिटरमिनेंट जो है वो k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल हो जाता है। k इंटू ए का जो डिटरमिनेंट है वो k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाता है, समझ लो ना। अभी जहां पे n क्या है, n है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी बोलोगे सर आपने तो अभी बोले कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कुछ भी हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं भी होता है तो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट ये मैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ जहां पे a को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, a को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ ऑफ ऑर्डर n। a को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, a को मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ ऑफ ऑर्डर n, जहां पे a मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, n है। a को मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ ऑफ ऑर्डर n।
तब जाकर के उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल कैसे होगा? सोचो ना, डिटर्मिनेंट पॉसिबल कराने के लिए ए को तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना ही होगा। अभी इसका आंसर k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे आया, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। k इंटू a से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। अभी अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ k a का बात किया तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा ना, मेरे पास क्या आएगा, ये चीज आएगा, है ना। एग्जैक्टली इसी चीज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि k इंटू a अभी एक नया मैट्रिक्स बन चुका है। इस मैट्रिक्स का जब मैं डिटर्मिनेंट बात करने जाऊंगा, पहला कंडीशन तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट्स को एज इट इज उठा के आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। यही तो होता है ना एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। बट इसका डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो लफड़ा क्या होगा कि यहां से k कॉमन आएगा, यहां से k कॉमन आएगा, यहां से k कॉमन आएगा, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स नहीं बचा, अभी ये डिटर्मिनेंट बन गया। अभी अगर ये डिटर्मिनेंट बन गया तो तीनों जगह से 3k बाहर आएगा, तो एग्जैक्टली k टू द पावर 3 बाहर आएगा, और फिर जो अंदर बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट। वो क्या हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट। दैट इज इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 था। अगर ऑर्डर n होता है तो n रो से n k कॉमन आएगा और आंसर बाहर क्या आ जाएगा, k टू द पावर n आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जेईई मेन, जेईई एडवांस, बोर्ड एग्जाम हर जगह पे भर भर के यूज किया जाता है। तो इसको अगर आप समझे नहीं तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो जाएगा ही, साथों साथ जेईई मेंस और एडवांस में आपका 4 मार्क का क्वेश्चन भी हाथ से निकलेगा। पहले बता रहा हूं, इसके जैसा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शायद आपको पूरा चैप्टर में मिले, क्योंकि ये हर जगह पे जितने भी प्रॉपर्टीज है सब जगह पे ये यूज होता ही होता है। एडजॉइंट में आप इतने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनवर्स में इतने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बट कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी आप निकाल के दिखा नहीं सकते हो जहां पे ये प्रॉपर्टी यूज ना हो रहा हो। ठीक है, कि अगर एक कैपिटल A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n और उसको किसी स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई किया और उस मैट्रिक्स का, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद k इंटू a नाम का एक नया मैट्रिक्स आया, नया मैट्रिक्स नहीं, नया स्क्वायर मैट्रिक्स आया, और उस नया स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मैंने डिटर्मिनेंट लेना शुरू किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ रहे हो ना, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही आया। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो ये है आपका मुद्दे का जो कंसेप्ट है, समझ लो ना। तो इस चीज को आप समझा करो अच्छे से। डिटर्मिनेंट ऑफ k a शुड बी k टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ k a इज इक्वल टू k टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर है, ये अगर आप समझ जाते हो अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बात है, और किसी चीज का कोई जरूरत है नहीं। समझ गए ना, तो इस चीज को अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अभी आता है हमारा अगला बातचीत, और वो क्या है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्या आता है हमारे पास, अभी आएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है ना। मैट्रिक्स को ऐड करने का प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी आप बचपन में भी पढ़ के आए हो। इस बार को तो बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस से हटा दिया, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन में वापस पढ़ाया जाता आपको। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन, ध्यान से देख लेते हैं अपन लोग। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन में पहला प्रॉपर्टी आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे एक कोई एलिमेंट है और यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, और इन दोनों एलिमेंट को मैंने कोई ऑपरेशन से ऑपरेट कर दिया और फिर मैंने दोनों को उल्टा करके ऑपरेट किया, तो आंसर जो है वो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज योर ऑपरेशन, दिस इज योर ऑपरेशन एंड दिस आर द एलिमेंट्स, दिस आर द एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं एडिशन का प्रॉपर्टीज देख रहा हूं तो स्टार की जगह में कौन हो जाएगा, ए, एडिशन हो जाएगा। और अगर मैं एलिमेंट्स का बात करूं तो ए और बी तो पहले कोई अरिथमेटिक में इंटीजर होता है या फिर नंबर होता है, बट यहां पे अपन क्या लेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे। तो ए और बी को ऐड किया और बी और ए को ऐड किया, दोनों हमेशा इक्वल आएगा। मतलब क्या कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ये आपको यहां से सीखने को मिला। एडिशन मतलब ही सब्ट्रैक्शन भी उसमें आ गया, ठीक है। एडिशन मतलब ही सब्ट्रैक्शन उसमें आ गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अंडर में भी ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। मतलब एडिशन जब हम करते हैं
और सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो सब्ट्रैक्शन भी तो सेम ही करते हैं ना। अब कोई भी दो मैट्रिक्स लेके देखो 2x2 ऑर्डर का, ज्यादा मत दो 2x2 है ना, ऑर्डर तो सेम होना पड़ेगा, ये तो 2x3 का, और दोनों को ऐड करके देखो, घुमा के करो और सीधा करके करो, सेम ही आएगा। बट अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो लफड़ा हो जाएगा, a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होगा, है ना। ये तो आप अरिथमेटिक में ही समझते हो, और यहाँ पे तो मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स में भी वही चीज काम करेगा। तो मैं सिर्फ एडिशन का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ के लिए सोच लो, सब कुछ के लिए अलग अलग बात करूंगा। 4 बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, डिवीजन का तो यहाँ पे बातचीत नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन तो फॉलो ही नहीं करेगा, एडिशन तो बातचीत चल रहा है, अभी बातचीत चल रहा है प्लस और माइनस के बारे में, तो अभी इनटू और डिवीजन को अलग से बीच में लेके बताओ, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन में मेंशन करके दे रहा हूं कि सिर्फ मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर मैं एसोसिएटिविटी का बात करूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, इस तरीके से चलता है। तो अगर मैट्रिक्स को मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने वाला बात बोलूं तो यहां से एग्जैक्टली क्या होगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये भी होगा। पहले A प्लस B को आंसर निकालो, फिर C को जोड़ो, और या तो पहले B और C को ऐड करो और फिर A को जोड़ो, अल्टीमेटली तो तीनों मैट्रिक्स में एडिशन चल रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वो फॉलो करता है। अगर मैं 3 मैट्रिक्स लेता हूं, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज कैसे हो पाएगा। इफ ABC 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अदरवाइज आप जानते हो मैट्रिक्स और एडिशन कैसे पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर पॉसिबल हो रहा है तब ये चीज अपन यूज कर सकते हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, समझ रहे हो ना मेरे पास, क्लियर है। और ये कॉम्पिटिटिव है, मैं प्लस के लिए बोला, मैं माइनस के लिए नहीं बोला। माइनस हम करते जब है तब प्लस के तरह ही करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि माइनस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, माइनस एसोसिएटिव हो जाएगा, नहीं। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन या फिर जो भी बोला वो कम्यूटेटिव भी नहीं होता है, एसोसिएटिव भी नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। बट मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों होता है, क्लियर है, समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है जानते हो क्या? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है A स्टार B इज इक्वल टू E। अभी E क्या होता है जानते हो क्या? E का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट, E का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया, वो कैसे निकालेंगे कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को, अरे ये तो मैंने गलत लिख दिया, A स्टार E इज इक्वल टू A, ठीक है। यहाँ पे E जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा एलिमेंट के साथ E को, मतलब E ऐसा कोई एलिमेंट है जो उस एलिमेंट के साथ उस ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट करने से वही एलिमेंट वापस आ जाता है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का आइडेंटिटी, मतलब कोई भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बेसिकली बोलते हैं। मैट्रिक्स आएगा तो मैट्रिक्स होगा, नंबर्स आएगा तो नंबर्स होगा, अरिथमेटिक होगा, कुछ भी हो। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं प्लस लगाता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कैंसिल होके ए का वैल्यू 0 आएगा। तो प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या, कि उस एलिमेंट को अगर उस ऑपरेशन के अंदर में उस एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए को अगर उस ऑपरेशन के अंडर पे किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दिया तो आंसर सेम ही आएगा, ए ही रहेगा। तो वो ई कौन हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने से 0 ही होता है। समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो मैट्रिक्स के केस में यही ई जो है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये ई क्या हो जाएगा, a माइनस ए, और a माइनस ए हो जाएगा आपका 0 नहीं, नल मैट्रिक्स होगा। क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होके जब 0 आ जाएगा तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएगा, और उसको मैं 0 नहीं बोल सकता, उसको मैं नल मैट्रिक्स बोलूंगा। तो मैट्रिक्स एडिशन के रेस्पेक्ट में, मैट्रिक्स एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 0। अरे हाँ, नल मैट्रिक्स, 0 क्या बोल रहा हूं, नल मैट्रिक्स, समझ रहे हो ना, क्लियर है। और उससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा था वो क्या लिखा था, इनवर्स लिखा था,
दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। अगर ए को बी के साथ ऑपरेट करके ई मिल गया तो क्या आ जाएगा, ये बी हो जाएगा ए का इनवर्स। ए को यहाँ पे प्लस लगाओ, बी लगाओ, अगर प्लस लिखे हो यहाँ पे तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, जीरो है ना, तो बी कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस ए आ जाएगा। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी ए, ठीक है ना। अगर ए का मैं एडिशन मतलब ऑपरेशन अगर प्लस लेता हूं तो ए के रेस्पेक्ट में जो इनवर्स आएगा वो आएगा माइनस है, और उसी को मैं एडिटिव इनवर्स बोलता हूं। सिंपल है ये सब चीज। हाँ ये सब ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है पढ़ाना, ये सब क्या पढ़ाऊं, ये सब बचपन में पढ़ के आए हो, 8th का किताब निकाल के देखना। अगर मैं यहाँ पे प्लस ना लेकर के अगर इनटू लेता हूं तो यहाँ पे ए और ए कैंसिल आउट होके ई का वैल्यू 1 मिलता। मतलब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेता हूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा मतलब क्या कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे तब देखोगे कि यहाँ पे इस 1 के जगह पे क्या आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तब देखोगे, अभी तो आप यही चीज समझ के रहो, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इनटू पुट करते हो तो अगर यहाँ पे इनटू पुट करते हो तो यहाँ पे 1 आएगा, बिकॉज इनटू के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो b का वैल्यू 1/a आ जाएगा। इसीलिए तो बचपन में पढ़ते थे कि माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। समझ में आ रहा है ना, माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। ये सब पढ़ते थे ना 8th का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स में ही पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अगर आप पढ़े नहीं हो 8th का अच्छे से तो आप 8th का किताब खोल के देखो अच्छे से, ठीक है। अभी और मैं कितना डीप में जाके बताऊं ये सब, ठीक है ना। 12 में एक मौका मिलता है ये सब बाइनरी फंक्शन में पढ़ाने का, बट ये सिलेबस में हटा दिया, जेई पे भी नहीं है तो अपन बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सब चीज अगर आपको क्लियर करना है तो आप बेसिक 8 का किताब अच्छे से देखो, या तो आप इंटरनेट सर्च करके देखो अच्छे से, क्लियर है क्या। अदरवाइज आप क्लास में आके पूछना, अभी वीडियो में मेरे पास समय नहीं होगा। मैट्रिक्स एडिशन जो है उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दूंगा तो मेरे को वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा, ठीक है। और एज मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है तो इसी चीज को मैं 0 प्लस a भी लिख सकता हूं, दैट इज नल मैट्रिक्स प्लस a भी लिख सकता हूं। तो ये चीज बिल्कुल ट्रू होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैंने नल मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दिया तो मेरे पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। और उसी एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर a plus 0 कैन बी रिटन एज 0 plus a आल्सो। क्लियर है क्या, इसी चीज को आपको समझना था, ठीक है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। आप बोलोगे एडिटिव इनवर्स के लिए तो सर ने ये प्रॉपर्टी बोला था कि a स्टार b, अभी यहाँ पे एडिशन चल रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस b इक्वल टू क्या होना चाहिए, e, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स का प्रॉपर्टी ये था ना, a स्टार b इक्वल टू e, तो a के जगह पे कैपिटल a आया, b की जगह पे कैपिटल b, स्टार की जगह पे प्लस आया और e की जगह पे क्या आया, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, नल मैट्रिक्स है। तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, नल मैट्रिक्स माइनस a, दैट इज माइनस a। तो अगर a कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स कौन होगा, माइनस a होगा। क्लियर है क्या, अगर a कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सारे एलिमेंट से पहले माइनस लगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस a कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता ही है ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से माइनस a हो जाएगा, मतलब क्या, -1 से मल्टीप्लाई किए, मतलब एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो इसमें क्या आएगा कि सारे के सारे एलिमेंट उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हो कि मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब सारे एलिमेंट उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है क्या, ऐसे हो जाएगा, समझ आ रहा है ना आपको, क्लियर है। तो ये सब चीज ध्यान से आप समझ के रखिएगा, ठीक है ना। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, दैट इज किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करने से वही मैट्रिक्स आएगा, और उसी को 0 प्लस a भी लिख सकते हैं एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। और अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो a plus b equal to 0, that is b बराबर -0 minus a, that is null matrix minus a will be minus a, ठीक है ना, क्योंकि 0 से सारे एलिमेंट्स घटा देंगे, इसको 0 मत समझना, दिस इज null matrix, तो minus a will be the additive inverse of any matrix A। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना। ये एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट का चक्कर क्या है, यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा अच्छे से, क्लियर है क्या। तो ये सब चीज ध्यान से समझ के रखिए, ये सब बहुत काम में आने वाला है दोस्त, ठीक है। अच्छा, अभी एक और बात है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है या नहीं।
अभी ये कैंसलेशन लो क्या है, इसको भी देखना पड़ेगा कि कैंसलेशन लो जो है वो मैट्रिक्स एडिशन में होल्ड करता है कि नहीं करता है। जैसे अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख देता हूं, तो क्या मैं लेफ्ट कैंसलेशन करके b इक्वल टू सी बोल सकता हूं? या फिर अगर b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए लिखा हुआ है, तो क्या मैं राइट कैंसलेशन करके b इक्वल टू सी लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। इन केस ऑफ एडिशन आप लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में लिख सकते हैं या नहीं वो अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएगा इस चैप्टर में, बार बार बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है, खत्म नहीं होगा प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते, और सारे प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन भी होता है, इसमें आपका थ्योरी में कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसीलिए सबको बोलूंगा कि पांचों के पांचों लेक्चर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी पे कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्त, तो आप बहुत बुरे तरीके से फंसोगे। तो ये हो जाएगा b बराबर c, आ गया ना भाई, यहाँ से b इक्वल टू सी आ गया, सही है क्या? तो ये तो आराम से आप कैंसिल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इस a को अगर मैं माइनस a करके लेके चला जाता हूं उधर, तो a माइनस a क्या हो जाएगा? आप खुद सोचो ना, क्यों कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा? क्योंकि अगर मैं इस a को यहां से माइनस करके ऐसे लेके चला जाता हूं, तो दिस a माइनस a विल बिकम टू नल मैट्रिक्स, एंड नल मैट्रिक्स प्लस c विल बिकम c। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? b इक्वल टू c मिलेगा ना। तो आराम से अपन बोल सकते हैं कि कैंसिलेशन लो होल्ड करता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में होता है या नहीं वो अपन तब देखेंगे। क्लियर है क्या? समझ रहे हो? और बातचीत आएगा यहाँ पे, है ना, कि अभी आएगा एक और कंसेप्ट कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अभी आएगा एक और कंसेप्ट। ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक बता देता हूँ यार आज के लेक्चर में, थोड़ा सा झंझट कम हो जाएगा। ये सब बेसिक क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ्तार में भी पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब बेसिक है। आप शीट पढ़ोगे अच्छे से तो अपना आप समझ जाओगे सब कुछ, अब चिंता मत करो। आप शीट को ध्यान से बस पढ़िएगा, ऐसे ही समझ जाएंगे सब। मेरे को समझाने का कुछ नहीं है, जितना समझाने का मैंने समझा दिया, और समझाने का कुछ नहीं है। वैसे ही पढ़ाना एकदम मेरे को फ्रस्ट्रेशन सा लगता है एकदम। ठीक है ना, क्या बताऊं ये सब। आप शीट पढ़ोगे ना अच्छे से, सब कुछ लिख के दे दिया अच्छे से, अगर पढ़ोगे अच्छे से तो आप आराम से समझ जाओगे। मैं सारे कंसेप्ट जो है बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो देखोगे साथों साथ, सिर्फ वीडियो देखोगे तो कुछ फील नहीं आएगा आपको, शीट भी पढ़ते जाओगे साथों साथ पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी में बता रहा हूं ना। कि अभी आता है आपके पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसी को बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसी को बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। मतलब सर आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का बात कर रहे हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल उसी मैट्रिक्स का बात कर रहा हूं, नहीं तो इसका डिटरमिनेंट कैसे पॉसिबल होगा? समझ रहे हो ना? तो डेफिनेटली सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स छोड़ के और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल होता नहीं है। अभी अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलता हूं कि A and B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB and BA आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर मैंने A को और B को नॉन सिंगुलर बोल दिया, दोनों को क्या बोल दिया? नॉन सिंगुलर बोल दिया। दोनों का ही ऑर्डर n/n है, इधर भी n/n है। दोनों अगर नॉन सिंगुलर है मतलब क्या? इधर भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इधर भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो A इंटू B जो होगा वो क्या होगा? उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा ना, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना? अभी नहीं पढ़े हो तो बता रहा हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाएगा ये। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B हो गया, तो अगर दोनों के दोनों नॉन जीरो है तो ये भी तो नॉन जीरो होगा ना। बट इनमें से अगर कोई भी एक जीरो हो जाता, दैट इज इन दोनों में से अगर कोई भी एक सिंगुलर हो जाता, तो A भी सिंगुलर हो जाता। ठीक है ना? तो AB का डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिल गया, मतलब AB भी क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर हो जाएगा, या फिर BA भी सेम ही होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? बट अगर दोनों में से कोई भी एक सिंगुलर हो जाता, तो कोई भी एक डिटरमिनेंट जीरो हो जाता, तो एक भी जीरो होने से प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो ये AB भी सिंगुलर बन जाएगा। क्या समझने को मिला यहां से कि अगर दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही होगा। ठीक है ना? चाहे AB का बात करो या BA का बात करो, दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही होगा। बट अगर दोनों मैट्रिक्स वैसे कोई भी एक सिंगुलर है या फिर दोनों का दोनों सिंगुलर है, तो डेफिनेटली दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? AB हो या फिर BA हो, दोनों का प्रोडक्ट ही सिंगुलर होगा। समझ रहे हो ना? क्लियर है? पक्का? बस यही चीज था। उसके बाद आएगा आपका अगला कंसेप्ट
which is trace of matrix. क्या बोलते हैं उसको? trace of matrix. trace of matrix का मतलब क्या जानते हो क्या? trace का मतलब है sum of elements of a square matrix lying along the principal diagonal. ठीक है ना? square matrix. trace जो टर्म डिफाइंड होगा वो किसके लिए होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। और इसका मतलब क्या है कि sum of all elements of क्या? sum of all elements of principal diagonal. बॉडी डायगोनल जो बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के समेशन क्या हो जाएगा? ट्रेस कहलाएगा। ठीक है ना? और ये कहां पे होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा। ठीक है? तो ट्रेस अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर जे एडवांस इस बार भी सवाल पूछा है। ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा? बोलो ना, ये क्या होगा? ये लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा ना भाई। ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। क्यों मैं बताता हूं। जैसे कि मान ले एक मैट्रिक्स है एबीसीडी, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कर दिया तो सब जगह पे लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो स्केलर से मल्टीप्लाई करना मतलब सारे एलिमेंट प्रोडक्ट हो जाना। इसका ट्रेस क्या होगा? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा? लैम्डा ए प्लस लैम्डा डी हो जाएगा एलएचएस का आंसर। और अगर मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए करूंगा, यहां से अगर मैं लैम्डा कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा? a प्लस डी। व्हाट इज a प्लस डी? a प्लस डी इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a। जो आपके पास a मैट्रिक्स था उसका ट्रेस क्या था? a प्लस डी था ना, तो यही तो है। डायरेक्ट लैम्डा कॉमन चला जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड है। ये ट्रेस का प्रॉपर्टी है। लैम्डा ट्रेस ऑफ लैम्डा a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a। एक और प्रॉपर्टी आता है नंबर 2 कि ट्रेस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। बिल्कुल बात सही बात है। आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो फिर ट्रेस निकालो, या फिर आप इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के ऐड कर लो, बिल्कुल बराबर बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। ए को एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लो एबीसीडी, समझ जाओगे। बी को कंसीडर कर लो एक्स वाई पी क्यू, तो यहाँ पे ए और बी को ऐड करेंगे तो ए प्लस एक्स मिलेगा और यहाँ पे डी प्लस क्यू मिलेगा, मतलब एलएचएस का आंसर मिल जाएगा ए प्लस एक्स प्लस डी प्लस क्यू। और अगर मैं इधर पहले इसका ट्रेस निकाल दिया तो ए प्लस डी आएगा और इसका ट्रेस निकाल दिया तो एक्स प्लस क्यू आएगा, दोनों को ऐड कर दिया तो वही तो आएगा आपके पास। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना मेरी बात? इन दोनों का एडिशन तो इसी के इक्वल है ना, आराम से ये प्रॉपर्टी वैलिड होगा। क्लियर है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? कंफर्म है? और एक और प्रॉपर्टी अभी के लिए तो आप याद रखो, जब आप वो पढ़ लोगे तब आप सीख जाओगे। ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B इनटू A। ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B इनटू A। ठीक है ना? A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अगर किया, फिर B और A मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केस में सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रोवाइडेड कि AB और BA जो मैट्रिक्स होगा वो दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर है? समझ रहे हो? नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होता है तो डायगोनल का तो कोई डेफिनेशन होगा ही नहीं। 2/3 अगर कोई मैट्रिक्स लेता हूं 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे डायगोनल कहाँ है? डायगोनल तो उसी जगह पे आता है ना जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए ट्रेस जो टर्म है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उसके लिए तो डायगोनल होना जरूरी है ना, तो डायगोनल कहां पे होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, इसीलिए ट्रेस भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। तो A into B और B into A यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? मतलब दोनों को ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है? ट्रेस डिफाइन होने के लिए, और दोनों प्रोडक्ट होने के बाद कैसे प्रोडक्ट करते हैं दोनों मैट्रिक्स को वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, पर दोनों प्रोडक्ट होने के बाद ट्रेस इनका क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम होगा। समझ रहे हो ना? दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट होने के बाद इनका ट्रेस जो है वो एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया यार आपका प्रॉपर्टीज वगैरह, बहुत सारे बातचीत कर ली हमने। तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, अगले क्लास में वैसे कुछ समझाना था तो समझा दिया। आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक, और मेन सारे कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से चालू होगा। आज तो बस बेसिक बातें करना था, क्वेश्चन वगैरह भी अपन अगले लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे डिटेल में। क्लियर है क्या? समझ लो? तो आज के लिए दोस्त यहाँ तक समाप्त करते हैं।